अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है ओरिएंटेशन मेडिकल बिलिंग के बारे में। आज थोड़ा सा हम देखेंगे कि मेडिकल बिलिंग एक्चुअली क्या होती है। इसमें अगर हम करियर स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से हम लोग जो है ग्रो करता है हमारा करियर। थोड़ी सी छोटी सी 5 मिनट्स की एक ओरिएंटेशन में देती हूँ, उसके बाद मैं आप पे आती हूँ, आप लोगों के इंट्रोडक्शन पे आऊंगी। और आप लोगों के जो मेडिकल बिलिंग से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग जो है वो एड्रेस करेंगे। बेसिकली मेडिकल बिलिंग होता क्या है, और मेडिकल बिलिंग अगर हम एक लेमैन की टर्मिनोलॉजी के अंदर कहें तो यूएस में रीइंबर्समेंट का प्रोसेस होता है, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो रीइंबर्स किया जाता है थ्रू इंश्योरेंसेस। ये सारा प्रोसेस जो होता है वो रेवेन्यू साइकिल के अंदर आता है। मेडिकल बिलिंग का जो साइकिल होता है उसको हम रेवेन्यू साइकिल कहते हैं। पेशेंट की अपॉइंटमेंट से लेके पेशेंट की फाइनल पेमेंट तक जो इंश्योरेंस पे करेगा पेशेंट की सर्विसेज के अगेंस्ट डॉक्टर को, ये सारी चीजें जो है वो रेवेन्यू साइकिल के अंदर आती हैं। अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करते तो हम कह सकते हैं कि मेडिकल बिलिंग की डेफिनेशन जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन जब हम लोग कहते हैं तो मेडिकल बिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग हेल्थ केयर क्लेम टू सबमिट इंश्योरेंस कंपनीज फॉर पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग पेमेंट फॉर मेडिकल सर्विसेज रेंडर्ड बाय द प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइडर हम यूएस में डॉक्टर्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो प्रोवाइडर यूज करते हैं। प्रोवाइडर्स हॉस्पिटल्स या क्लिनिक के लिए हम लोग फैसिलिटीज या प्रोवाइडर ऑफिस के लिए की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। नॉर्मली मेडिकल बिलिंग की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमारी जो कॉमन टर्मिनोलॉजी से थोड़ी सी फर्क होती हैं, क्योंकि हम जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं पाकिस्तान में ज्यादातर हम लोग यूके टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं डॉक्टर्स के लिए, इसी तरह से डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए या नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज के अंदर। तो यूएस की टर्मिनोलॉजीज कुछ जो है वो फर्क है यूके की टर्मिनोलॉजीज से। अब एक मेडिकल बिलर जो है वो क्या करता है इस सारे प्रोसेस के अंदर, पहले प्रोसेस समझते हैं फिर हम मेडिकल बिलर बिलर की तरफ आते हैं। प्रोसेस में पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आता है थ्रू अपॉइंटमेंट या इमरजेंसी में। तो डॉक्टर ऑफिस जो है उसको पेशेंट को चेक करने से पहले पेशेंट की इंश्योरेंस का स्टेटस चेक करता है कि उसकी इंश्योरेंस एक्टिव है, सर्विसेज कवर करेगी या नहीं करेगी। सर्विसेज करेगी तो वो सर्विसेज दे देता है, और सर्विसेज देने के बाद जो वो सारी सर्विसेज की डिटेल जो है वो इंश्योरेंस को सबमिट कराई जाती है, और इंश्योरेंस जो है वो उनके अगेंस्ट पे करती है। अगर सर्विसेज इंश्योरेंस कवर नहीं करवा रही होती तो पेशेंट एज सेल्फ पे पेशेंट जो है वो सर्विसेज लेता है और पेशेंट खुद पे करता है। अब इस सारे रोल के अंदर जो है वो मेडिकल बिलिंग कंपनी का क्या रोल होता है। मेडिकल बिलिंग कंपनी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एक प्रोफेशनल की टीम्स जिनके पास होती हैं, जो कि ट्रेंड प्रोफेशनल की टीम्स होती हैं, जो कि डॉक्टर के पूरे फाइनेंसिस को मैनेज करने का काम करती हैं। यानी डॉक्टर पेशेंट को सर्विसेज दे रहा है और डॉक्टर की इंश्योरेंस के साथ जो है वो पेमेंट्स वाला सिलसिला जो है या इंश्योरेंस को क्लेम क्रिएट करके भेजने वाला जो सिलसिला है, वो सारी चीजें जो उसके फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए जो है वो बिलिंग कंपनी को आउटसोर्स करता है। अब बिलिंग कंपनी को आउटसोर्स करने की रीजन क्या है, डॉक्टर क्यों खुद नहीं कर रहा, या इन हाउस बिलर्स को क्यों इतना ज्यादा अवॉइड किया जा रहा है। प्रीवियसली जितने भी बिलर्स होते थे वो इन हाउस हुआ करते थे, यानी डॉक्टर ने अपने ऑफिस में जैसे ऑफिस पर्सन रखा हुआ है या इन हाउस बिलर रखा हुआ है। डॉक्टर जितने भी पेशेंट्स को चेक कर रहा है उनकी उन पेशेंट्स की सारी डिटेल्स जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करके जो है इन हाउस बिलर्स जो है इंश्योरेंस को सबमिट कराते थे, और फिर जो पेमेंट्स आती थी उनकी डिटेल्स को ट्रैक करते थे। ये सारी ट्रैकिंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, एक्सेल्स वगैरह पे नहीं होती कि एक्सेल्स में कोई डाटा डाला जा रहा है। एक्सेल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर जो है इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। अब इन हाउस बिलर्स जितने भी डॉक्टर्स के लिए के पास आते हैं, डेफिनेटली मेडिकल बिलिंग की डिग्री है, उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, और डिग्री और सर्टिफिकेशन के बाद जब इन हाउस बिलर जो है डॉक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो काफी कॉस्टली सर्विसेज उसको मिल रही होती हैं। इसलिए जो है वो डॉक्टर जो प्रेफर करते हैं कि वो आउटसोर्स बिलिंग करे। आउटसोर्स बिलिंग का एक और फायदा ये होता है कि जाहिर है आउटसोर्स बिलिंग जो भी बिलिंग कंपनीज होती हैं वो प्रोफेशनल्स की टीम होती है, वो बाकायदा ट्रेंड होते हैं, अपग्रेडेड होते हैं, अपडेटेड होते हैं। क्योंकि मेडिकल बिलिंग में हाफ एंड ऑन जो है जितने भी चेंजेस आते हैं जो बिलर्स होते हैं उनको उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं मेडिकल बिलिंग के, वो डे टू डे जो है वो चीजों को जो है अपग्रेड अपग्रेड और अपडेट करते रहते हैं। अब एक इन हाउस बिल्डर है, उसने ठीक है डिग्री तो ले ली, सर्टिफिकेट तो ले लिया, लेकिन शायद उसके पास इतना रिसर्च का या पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा होता है, तो वो उस तरह से चीजों के बारे में इतना नहीं अपडेटेड होता जितना कि एक बिल्डिंग कंपनी होती है, क्योंकि उनका बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है जो बिल्डर्स को जो है वो अपडेट अपग्रेड रखने के लिए काम कर रहा होता है।
इसके अलावा जो है डिफरेंट सर्टिफाइड बिलर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, डिफरेंट टीम्स होती हैं। और डिफरेंट टीम्स जो है प्रोफेशनल्स की जब मिलके काम कर रही होती है, सीनियर जूनियर लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, तो चीजें जो है ज्यादा स्मूथली हो जाते हैं बनस्बत एक इन हाउस बिलर्स के। दायरे एक इन हाउस बिलर अगर कोई एरर कर रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा, तो शायद उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये रीजंस होती हैं कि डॉक्टर जो है अब जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं आउटसोर्स बिलिंग के लिए। अभी ऑलमोस्ट जो है मेडिकल बिलिंग की आउटसोर्स इंडस्ट्री जो 22 मिलियन की इंडस्ट्री है, जो है 2030 तक तो 22 मिलियन की जो इंडस्ट्री हो जाएगी ये, होपफुली इतने जल्दी ग्रोथ कर दिया। और 22nd लार्जेस्ट जो है वो इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, जो ग्रोथ के लिहाज से जो है वो मेडिकल बिलिंग है। अब एक मेडिकल बिलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर देखें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यही होता है कि वो क्या करता है, जो जो डाटा उसके पास से डॉक्टर ऑफिस की तरफ से जो डाटा उसके पास आता है, उस डाटा को जो है अपने जो है सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करता है, इंश्योरेंसेस के स्टेटसेस को देखता है। डॉक्टर ऑफिस ने देखे हुए होते हैं, लेकिन हम डॉक्टर ऑफिस की देखी हुई चीजों के ऊपर इतना नहीं कर रहे होते, क्योंकि जल्दी जल्दी में जो देखा हुआ है क्या एग्जैक्टली वो एक्यूरेट है कि नहीं। कोई डाटा अगर सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्टर ऑफिस की तरफ से एंटर हुआ हुआ है, तो उसको भी हम वेरीफाई करते हैं, डाटा एंटर खुद भी करते हैं। फिर सबमिट कराते हैं क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को, पेशेंट की मेडिकल इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को देखते हैं, बिल्स प्रिपेयर करते हैं, रेफरेंस वगैरह, ऑथराइजेशंस वगैरह अगर चाहिए हो, किसी से रेफर करा के पेशेंट आया उसकी डिटेल्स अगर सबमिट करानी हो, पेमेंट्स को मॉनिटर करते हैं कि पेमेंट्स टाइमली आ रही है नहीं आ रही, किस तरह से आ रही होती है। इंश्योरेंस इसके सबके टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होते हैं, पेमेंट्स के अंदर कोई कमी बेशी हो रही होती है, उस चीज को देख रहे होते हैं। पेशेंट बिलिंग करते हुए देख रहे होते हैं, पेशेंट को गाइड करते हैं हम लोग। डिफरेंट तरह की अगर क्लेम नहीं पे हो रहे होते हैं और वो हमारी नजर में ये होता है कि पे होने वाले होते हैं, तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस तरह से हम लोग जो है सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि डाटा सारा जो है वो मॉनिटर करते हैं। अब मेडिकल बिलिंग के लिए ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में मेडिकल बिलिंग के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री होना जरूरी नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की एजुकेशन है तो मेडिकल बिलिंग कंपनीज को ज्वाइन किया जा सकता है। मेजॉरिटी कंपनीज के जो क्राइटेरिया के अंदर ग्रेजुएशन आती है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रखने की रीजंस ये होती हैं कि डेफिनेटली कंपनी ने अपने प्रोफाइल्स को भी मेंटेन करना होता है। लेकिन कुछ कंपनीज जो होती है लेस देन ग्रेजुएट भी लोगों को एंटरटेन कर लेती हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम यूएस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या यूएस की चीज़ों को टैकल कर रहे होते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा होता है कि इंग्लिश हम लोगों को पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। उसके बाद जो होता है मल्टीटास्किंग होना चाहिए, पिकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो एक बंदा जो है वो मेडिकल बिलिंग की जो है फील्ड को ज्वाइन कर सकता है। अगर मैं मेडिकल बिलिंग के साइकिल की तरफ आऊं, तो रेवेन्यू साइकिल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये रीइंबर्समेंट का प्रोसेस होता है, जिसको आरसीएम कहते हैं, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट को डिटेल से अगर देखें, तो पेशेंट जो है स्केड्यूल अपॉइंटमेंट स्केड्यूल के थ्रू या इमरजेंसीज के थ्रू पेशेंट डॉक्टर ऑफिस में आता है। डॉक्टर अपॉइंटमेंट फोन कॉल के थ्रू भी ले सकता है पेशेंट, ऑनलाइन वेब पोर्टल के थ्रू भी ले सकता है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स के पीएचआर एप्स हैं, एप्स के थ्रू भी ले सकता है। अब यहाँ पे आपने ये समझना है कि पेशेंट डॉक्टर का क्लाइंट है और हमारा बिलिंग कंपनी का क्लाइंट जो है वो डॉक्टर होता है। हम डॉक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हर वो काम कर रहे होते हैं जो डॉक्टर को हेल्प आउट कर रहे हैं। डॉक्टर खुद भी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकता है और बिलिंग कंपनी से भी स्केड्यूलिंग की जो सर्विसेज ले सकता है, कि कोई भी पेशेंट अगर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करता है, तो हम उसकी इंश्योरेंस की डिटेल देख के ये चेक कर सकते हैं कि उसकी इंश्योरेंस ये सर्विस पे करेगी कि नहीं करेगी। उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर उस पेशेंट की अपॉइंटमेंट को जो है वो कंफर्म करते हैं कि ठीक है, डॉक्टर जो है चेक कर लेगा। अगर नहीं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा, तो फिर पेशेंट को हम कहते हैं कि सेल्फ पे पेशेंट ट्रीट कराओ पेशेंट डॉक्टर से। दोनों तरह डॉक्टर खुद भी स्केड्यूलर अपडेट कर सकता है और दे कंफर्म कर सकता है। स्केड्यूलर पे तो पेशेंट खुद अपॉइंटमेंट अपनी स्केड्यूल कर रहा है, कंफर्मेशन जो है वो बिलिंग कंपनी से भी सर्विसेज ले सकता है डॉक्टर, और खुद भी कर सकता है। दोनों सूरतों में क्या होता है कि पेशेंट की एलिजिबिलिटी यानी इंश्योरेंस की स्टेटस को चेक किया जाता है। पेशेंट खुद भी अगर डायरेक्टली आता है, तो फ्रंट डेस्क पे पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक होगी। एलिजिबिलिटी चेक करने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस को देखा जाएगा कि इंश्योरेंस एक्टिव है, इंश्योरेंस सर्विसेज पे कर रही है। फिर रेफरल और प्रायर अथराइजेशन, अगर किसी किसी और डॉक्टर से रेफर करा के इसके पास आया, तो रेफरल लेके आएगा। जरूरी होता है रेफरल, इसलिए कि पता चले कि प्रीवियसली इसको क्या ट्रीटमेंट दी गई है।
प्रायर अथराइजेशन बेसिकली अप्रूवल होता है जो इंश्योरेंस कंपनी से डॉक्टर को चाहिए होता है सर्विसेज के लिए। अथराइजेशन को हम फ्यूचर में जो है काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली किन सर्विसेज के लिए क्यों किस तरह से अथराइजेशन चाहिए। पेशेंट का विजिट डॉक्टर ऑफिस में होता है तो सबसे पहले वो अपना डेमोग्राफिक फॉर्म फिल करता है। डेमोग्राफिक फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। उसके बाद एक स्मॉल अमाउंट होती है जो हर दफा विजिट के ऊपर पेशेंट ने डॉक्टर को पे करना होता है, उसको को पे कहते हैं। $5, $10, $15 ऐसे जो होता है, डिपेंड अपॉन सर्विसेज के किस तरह की सर्विसेज वो ले रहा है, तो उसको वो को पे करनी होती है। एग्जाम, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का डॉक्टर करेगा। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक बीमारियां और प्रोसीजर उनके ट्रीटमेंट होते हैं। अब ये डायग्नोस्टिक और प्रोसीजर्स जो भी होते हैं, डॉक्टर अगर उन्हें लिख रहा है तो जब बिलर उसको बिल करेगा तो उसको कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। इसको मेडिकल कोडिंग कहते हैं। कोडिंग के लिए बाकायदा बड़ी कंपनीज जितनी हैं उनके पास कोडिंग टीम होती है जो कि बाकायदा डायग्नोस्टिक के अप्रोप्रिएट कोड और प्रोसीजर्स के अप्रोप्रिएट कोड और उनकी कॉम्बिनेशंस को लगाते हैं कि वो सर्विसेज जो है वो पे हो जाए। डॉक्टर खुद भी अपनी कोडिंग करता है, बिलिंग कंपनी से भी कोडिंग की सर्विसेज ले लेता है। अगेन अगर वो कोडिंग सर्विसेज बिलिंग कंपनी से ले रहा है तो कोडिंग की सर्विसेज बिलिंग कंपनी देगी। अगर वो खुद से कर रहा है तो वो कोडेड फाइल्स हमें देगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है बिल बनाते वक्त कोड्स जो है वो ऐड करके जो है बिल बनाएंगे। उसके बाद डॉक्टर का जब डे एंड होता है वो सारी डिटेल्स जो है वो बिलिंग कंपनी को भेजता है। अब डिटेल कौन सी थी? वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे उसने पेशेंट का डेमोग्राफिक यानी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन थी, और वो जहाँ पे उसकी सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन थी। अब वो जब इन्फॉर्मेशन आती है बिलिंग कंपनी में तो कैसे आती है? जाहिर है यूएस में डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है, हम पाकिस्तान में बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो हमारे पास वो सारा डाटा कैसे आएगा? डॉक्टर ऑफिसेज जो है वो ईमेल्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव्स को यूज नहीं करते, क्योंकि ये सब जो है वो एक जो है वो महफूज तरीका नहीं है, सिक्योर मीडियम नहीं है डाटा ट्रेवल करने का। और पेशेंट का डाटा जो है सेंसिटिव डाटा है, इसको बिल्कुल भी हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं करना होता है, इसको सिक्योर रखना होता है। उसके लिए यूएस में बाकायदा हिप्पा के नाम से एक कानून बना हुआ है, जिस कानून के तहत हमने पेशेंट के डाटा को जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रखना है। तो इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन भेजने के लिए सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली अगर भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सॉफ्ट फॉर्म में उसने डाटा किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर किया हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ईएचआर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनके पेशेंट जो है अपना डेमोग्राफिक भी जो है वो वहाँ पे जो आईपैड्स हैं उनमें इंटर कर रहा है, या वहाँ पे क्योस लगे या मॉनिटर्स लगे वहाँ पे इंटर कर लिया, सॉफ्ट फॉर्म में डाटा स्टोर हो गया। डॉक्टर ने भी पेशेंट को चेक किया तो बगैर बगैर किसी वो कागज पेंसिल के उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बजाय अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर किया, तो जिन सॉफ्टवेयर में वो डाटा एंटर करता है उनको ईएचआर सॉफ्टवेयर कहते हैं। या ईएचआर सॉफ्टवेयर के यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास भी होते हैं, हम लॉग इन करके तो उनमें जितना भी डाटा पड़ा होता है हम उसको निकाल देते हैं। इसके अलावा इंटरफेसेस, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उससे डाटा हम इंपोर्ट करके अपने सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं। इस तरह से भी डाटा बिलिंग कंपनी के पास आ सकता है। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन वो लिख रहा था उसमें कागजों के अंदर वो लिख रहा था, डेमोग्राफिक भी किसी कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर फिल हुआ, और उसने जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह की डिटेल्स भी किसी पेपर के अंदर लिखी, तो वो पेपर जो है यूएस से यहाँ नहीं आते, बल्कि वो पेपर स्कैन होके आते हैं। स्कैन होके पीडीएफ की फाइल्स के अंदर आते हैं, तो जिन सॉफ्टवेयर के थ्रू आते हैं वो होते हैं एफटीपी सॉफ्टवेयर। एफटीपी सॉफ्टवेयर में अटैचमेंट एक्सेल, वर्ल्ड, पीडीएफ की फाइल जितनी भी अटैचमेंट्स होती हैं वो अटैचमेंट वहां से ट्रेवल करती हैं। तो रेदर देन ईमेल वो यूज करेंगे एफटीपीज। ईमेल यूज करेंगे तो ईमेल में भी हमेशा जो एक्सेल की फाइल होगी या वर्ल्ड की फाइल है या पीडीएफ है उसको पासवर्ड लगा हुआ होगा, बगैर पासवर्ड के फाइल्स को जो है वो भेजा नहीं जाता। बिलिंग कंपनी में जब ये सारा डाटा आता है तो बिलिंग टीम क्या करती है कि उसका ईएचआर में डाटा आता है तो वो आके डे स्टार्ट पे अपना ईएचआर से डाटा सारा देखती है। अगर उसका एफटीपी में आता है तो वहां से डाउनलोड करके अपनी जो है जो सर्वर की फाइल्स होती हैं उनके अंदर वो रखती हैं, और उसके बाद जो करती है पेशेंट के डेमोग्राफिक एंटर करती है सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर जिसके अंदर पेशेंट की इंफॉर्मेशन एंटर करता है, जहां पे बिलर रोज की बिलिंग एक्टिविटीज करता है, डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म होती है, उस सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, पीएमएस। और जिस सॉफ्टवेयर में डाटा जो है सॉफ्ट फॉर्म में स्टोर होता है उसको ईएचआर कहते हैं। अब वो ईएचआर से डाटा उठा के पीएमएस में डालेगा, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर डालेगा। अगर इंटरफेसेस हैं तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो जाएगा, अगर इंटरफेस नहीं है तो कॉपी पेस्ट करेगा। अगर एफटीपीज में पीडीएफ की फाइल्स हैं तो उसमें से एंटर करेगा देख के डाटा। इस तरह से क्या होगा कि पेशेंट का डेमोग्राफिक और पेशेंट का जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की इन्फॉर्मेशन आई थी, जो जिस डॉक्यूमेंट में आती है उसको हम सुपर बिल कहते हैं, सुपर बिल की इन्फॉर्मेशन ऐड करके
एक बिल क्रिएट करेगा, और बिल क्रिएट करने के बाद वो इंश्योरेंस को सबमिट कराएगा। इंश्योरेंस को सबमिट कराने के लिए भी उसके पास दो तरीके हैं, इलेक्ट्रॉनिक और पेपर। अगेन इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा, ईडीआई सेटअप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, डायरेक्टली इंश्योरेंस को चला गया। या इंश्योरेंस से पहले क्लियरिंग हाउस, एक थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट बॉडी है जो फिल्टर आउट करती है क्लेम्स को। तो हमने सबमिट कराया क्लियरिंग हाउस को, क्लियरिंग हाउस ने इंश्योरेंस को भेजा, तो इनडायरेक्ट सबमिशन के थ्रू सबमिशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन होती है। पेपर सबमिशन अगेन आता है। अगेन सवाल पैदा होता है कि यहाँ से हम पेपर यूएस में कैसे भेजेंगे। तो ज्यादातर क्लेम जो हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएट होते हैं, बैकएंड पे जिन फॉर्म्स में सेव होते हैं, वो फॉर्म्स निकाल के हम इंश्योरेंस को फैक्स कर देते हैं। और कुछ इंश्योरेंस जिनके फैक्स नहीं होते, फिर जो यूएस टीम्स होती हैं बिलिंग कंपनीज की, उनको भेजे जाते हैं, वो इन्वेलप्स में डाल के क्लेम्स भेजते हैं। स्टिल इन्वेलप्स में डाल के क्लेम भेजे जाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि ऐसी इंश्योरेंस है। तो ज्यादातर में फैक्स चला जाता है, और फैक्स हम यहाँ से पाकिस्तान से भी भेज सकते हैं, इसलिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, और जल्दी भी चला जाता है। सम टाइम हमने क्लेम क्रिएट किया, उसके अंदर कोई डेमोग्राफिक में यानी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हमने गलत डाल दी है, क्लेम की इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है, तो क्लेम पहले जाके हिट करेगा क्लियरिंग हाउस को। क्लियरिंग हाउस उस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हमने जो बेसिक डाटा एंटर किया हुआ है उसके अंदर एरर है। तो क्लियरिंग हाउस हमारा क्लेम वापस भेज देगा कुरेक्शन के लिए, इसको हम रिजेक्शन कहते हैं। अगर क्लियरिंग हाउस से वापस आए तो उसको फर्स्ट लेवल रिजेक्शन या क्लियरिंग हाउस रिजेक्शन कहते हैं। और अगर क्लियरिंग हाउस से गुजर के इंश्योरेंस तक जाता है, तो उसको हम सेकेंड लेवल रिजेक्शन या पेयर लेवल या इंश्योरेंस लेवल रिजेक्शन कहते हैं। इसके बाद रिजेक्शंस, और हमने पेपर फॉर्म में अगर सबमिट कराए तो जैसे वो पार्सल रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है, तो वो वापस आ जाती है डायरेक्ट रिजेक्शन से। लेकिन अगर क्लेम बिल्कुल सही है, क्लीन है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो क्लेम जो है वो क्या हो जाता है, क्लेम इंश्योरेंस के पास चला जाता है। इंश्योरेंस क्लेम को एक्सेप्ट कर लेती है, एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस करती है और उसको पे कर लेती है। जब हमारे पास पेमेंट आती है, वो भी दो तरह से आती है, इलेक्ट्रॉनिक और पेपर। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आती है ईआरएस के थ्रू, ईआरए इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस से डॉक्टर के ऑफिस में, प्रोवाइडर के ऑफिस में, प्रोवाइडर के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट जाती है, जैसे हमारे बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। और पेपर फॉर्म में आती है, डॉक्टर को क्रॉस चेक इशू करते हैं, इंश्योरेंस अपनी क्रॉस चेक इशू करता है, और उसके साथ में पेशेंट की डिटेल भी भेजता है कि किन किन पेशेंट की ये पेमेंट है। उसको ईओबी एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट कहते हैं। तो बेसिकली ईआरए जो है ईओबी का डिजिटल वेरिएंट है। इलेक्ट्रॉनिकली आएगी तो ईआरएस के थ्रू आएगी, और पेपर फॉर्म में आएगी तो ईओबीस के थ्रू आएगी पेमेंट। जब पेपर फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली जो आती है, वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी वैसे ही इलेक्ट्रॉनिकली आ जाती है, जैसे हमने वन क्लिक करना होता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, पेमेंट की डिटेल्स जो होती है, सिंक हो जाती है। हंड्रेड ऑफ पेशेंट है, थाउजेंड ऑफ पेशेंट है, उनके अंदर इन्फॉर्मेशन वन क्लिक के ऊपर चली जाएगी। लेकिन जो हमारा पेपर फॉर्म में जो चेक डॉक्टर का आया है, तो जैसे हमारे कोई भी क्रॉस चेक आते हैं, तो हम अपने बैंक अकाउंट में जाके जमा कराते हैं 24 घंटे के बाद, वो 48 घंटे के बाद, हाँ 2 बिजनेस डेज होते हैं, 48 घंटे के बाद वो कैश होते हैं, और उसके बाद हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। जब डॉक्टर के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो वो सारे वो जो क्रॉस चेक होता है वो, और उसके साथ जो पेमेंट की डिटेल है, वो सारी स्कैन करके एफटीपीस के थ्रू फिर बिलिंग कंपनी को भेज देता है। फिर पेमेंट पोस्टिंग टीम जो है उसको डाउनलोड करती है और मैनुअल एंटर करती है। पहले चेक क्रिएट करेगी, चेक की डिटेल अपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट करेगी, फिर एक एक पेशेंट पे जाएगी, उनकी एक एक डेट पे जाएगी, उनमें जो जाके तो वो पेमेंट की डिटेल्स जो है वो ऐड करेगी। काफी टाइम टेकिंग चीज हो जाती है। सम टाइम ये होता है कि इंश्योरेंस को हम क्लेम सबमिट कराते हैं, इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करती है और रिफ्यूज कर देती है पे करने से, किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग, के एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको, या कोई कोडिंग सही नहीं है, या कोई इस तरह की चीजें बताती है इंश्योरेंस की किस रीजन से वो नहीं पे कर रही। इसको डिनायल्स कहते हैं। डिनायल और रिजेक्शन में मेनली डिफरेंस यही है कि अनप्रोसेस क्लेम वापस आ जाते हैं तो रिजेक्शन होती है, प्रोसेस क्लेम जो रिफ्यूज होके आते हैं वो डिनायल्स होते हैं। और डिनायल्स के ऊपर करेक्टिव एक्शन लेके उनको पे कराने को हम डिनायल मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद एआर फॉलो अप होता है। अकाउंट रिसीवेबल फॉलो अप का मतलब ये होता है, कोई भी क्लेम अभी तक पे नहीं हुए हो उनको ट्रैक करना, उनकी रीजंस देखना जो होती है वो फॉलो अप होती है। उसके बाद रेवेन्यू साइकिल खत्म होता है पेशेंट बिलिंग के ऊपर। पेशेंट बिलिंग क्या होती है कि सर्विसेज के लिए, लाइबिलिटीज के लिए, अगर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बची हुई है, उसके लिए पेशेंट को बिल करना। अब इस प्रोसेस को दोबारा से मैं काफी डिटेल के साथ समझाती हूँ। जब भी कोई बंदा, कोई भी पेशेंट इंश्योरेंस लेता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसे देके इंश्योरेंस खरीदता है, उस उन पैसों को कहते हैं हम प्रीमियम, प्रीमियम की अमाउंट जमा करा।
प्रीमियम के अमाउंट का हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो पेशेंट का और इंश्योरेंस का मामला होता है। हम हमारा सिर्फ उन पैसों से ताल्लुक होता है जो हमारे डॉक्टर को मिलते हैं। अब प्रीमियम के अगेंस्ट इंश्योरेंस उसको अपनी कवरेज देती है। इंश्योरेंस की कवरेज के दो पार्ट्स होते हैं। एक इंश्योरेंस बेनिफिट जो इंश्योरेंस ने ही पे करने हैं, 80% पोर्शन को इंश्योरेंस ही पे करती है। 20% पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम आउट ऑफ पॉकेट कहते हैं मेडिकल बिलिंग के अंदर। यानी 100% में से 80% इंश्योरेंस पे करती है और 20% पेशेंट को पे करना होता है। वो 20% की पोर्शन जो पेशेंट ने पे करना होता है, समटाइम पेशेंट उस 20% की पोर्शन के लिए एक और इंश्योरेंस ले लेता है, उसको सेकेंडरी इंश्योरेंस कहते हैं। पहली इंश्योरेंस प्राइमरी इंश्योरेंस होगी, जाहिर प्राइमरी पहले आता। प्राइमरी इंश्योरेंस 80% सर्विसेज को कवर कर रही होती है। 20% सर्विसेज जो पेशेंट ने पे करनी होती हैं, उन सर्विसेज के लिए पेशेंट ने एक और इंश्योरेंस अगर ले ली होती है, उसको सेकेंडरी इंश्योरेंस कहते हैं। समटाइम वो तीसरी इंश्योरेंस भी लेता है, उसको टर्शरी इंश्योरेंस कहते हैं। तो अब अगर पेशेंट के पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है, एक्टिव है, तो डेफिनेटली जो प्राइमरी इंश्योरेंस ने 80% पे करके 20% पेशेंट का पोर्शन छोड़ा है, तो वो हम सेकेंडरी इंश्योरेंस को सबमिट करा देंगे, सेकेंडरी इंश्योरेंस पे कर लेंगे। अगर प्राइमरी इंश्योरेंस ने पे किया और सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर पेशेंट को हम बिल करेंगे कि वो 20% का पेशेंट पेशेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोर्शन, तो वो पेशेंट पे करेगा। अब जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि एक बिलर ने क्या करना है, डेमोग्राफिक एंट्री करनी है, यानी पेशेंट की डिटेल्स जो है सॉफ्टवेयर में ऐड करनी है, चार्ज कैप्चर करना है, बिल क्रिएट करने हैं जिसको कहते हैं, पेमेंट पोस्ट करता है, वो डिनायल मैनेजमेंट पे काम करता है, फॉलोअप के पे काम करता है, अपील और कोरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि जो क्लेम अभी तक पे नहीं हुए हुए, उनके ऊपर जो है वो पेपर फॉर्म में जो है हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे हम कोर्ट में अपील करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी कम्युनिकेशन, डॉक्टर के स्टाफ से करनी होती है। डॉक्टर के स्टाफ में कौन लोग आते हैं? डॉक्टर के स्टाफ के अंदर डॉक्टर ऑफिस से अगर कोई बंदा है, डॉक्टर खुद है, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे वीकली मंथली डेली मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, ईमेल्स वगैरह में कम्युनिकेशन होता है। अपनी डिफरेंट टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। एक बिलिंग टीम जो होती है, उसके सपोर्ट के लिए बिलिंग कंपनी में बहुत सारी और भी टीम्स होती हैं जो उसको हेल्प करती हैं। आईटी टीम होगी, उसको इंटरनेट के का इशू है, सॉफ्टवेयर का इशू है। क्रेडेंशियलिंग टीम है, उसके डॉक्टर की इनरोलमेंट का कोई इशू है। क्लाइंट रिलेशन है, डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन का कोई इशू है। उस तरह की कोडिंग डिपार्टमेंट है, कोडिंग का इशू है। हर तरह का डिपार्टमेंट, सपोर्टिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है बिलिंग टीम की सपोर्ट के लिए, ताकि उनको अगर कोई भी इशू आता है तो वो जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बिलिंग के अंदर हो रही होती हैं। अब आप लोग जो है वो अपनी अपने माइक्स को अनम्यूट करके वन बाय वन जो है वो अपने क्वेश्चंस वगैरह करा कर सकते हो, अगर मेडिकल बिलिंग को लेके, करियर को लेके, ग्रोथ को लेके कोई अगर क्वेश्चन है, कोई इस तरह की चीजें चाहते हैं आपकी, मैं आपसे शेयर करूंगी। जी मिस, मेरा ये क्वेश्चन है कि इस कोर्स में हम लोगों को प्रैक्टिकल काम भी करवाया जाएगा, लाइक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होगा? अच्छा, मैं आपको मेडिकल बिलिंग का की आउटलाइन भी शेयर कर लूंगी। बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो 2 मंथ्स कोर्स है। 1 मंथ जो है हमारी जो होती है थेरेटिकल क्लास होती है, जो ऑनलाइन हमारी क्लास चल रही है ये होती है। इसकी टोटल सेशंस होते हैं 20 से लेके 22, क्योंकि एक मंथ के अंदर हमारे वर्किंग डेज इतने ही बनते हैं, 20 से 22 तक बन रहे होते हैं। जिसके अंदर दो एग्जाम्स आते हैं हमारे। एक मिड टर्म एग्जाम आएगा, ऑलमोस्ट 11 to 12 जो है हमारे सेशंस के बाद जो होता है वो मिड टर्म एग्जाम आता है। और उसके बाद जो फाइनल एग्जाम आता है जब कंप्लीट हो जाता है कोर्स। उसके बाद जब हम लोग 50%, हमारा एक क्राइटेरिया है कि 50% आप लोगों को अपने थेरेटिकल जो है आपकी एग्जाम जो है ऑनलाइन क्लास का जो थेरेटिकल एग्जाम है उसमें से 50% जो है वो स्कोर करना होता है, मिनिमम स्कोर करना होता है। मिनिमम आप जब 50% सारे स्कोर कर लेते हैं, इससे कम कभी नहीं, कोई फेल ही नहीं हुआ आज दिन तक, नहीं कोई हुआ। तो उसके बाद जो है वो आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस होती है, जो आपकी जो है इंटर्नशिप होती है। क्योंकि जो चीजें आप थेरेटिकल पढ़ रहे हो उसको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, वो चीजें जो है आप लोगों को थेरेटिकली तो समझ आएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली करना खैर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो आप लोगों को जो है वो आप लोगों की इंटर्नशिप कराई जाती है। तो ये जब पहला पहला मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो सेकंड आपकी जो इंटर्नशिप करवाई जाती है। इंटर्नशिप को फिर एचआर आपके आपके टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल, दायरे एक बंदा चाहिए होता है जो आपको चीजें सिखाए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फौरन ही, जैसे ही आपका फाइनल एग्जाम खत्म हो जाता है, उसके बाद 1 वीक के बाद जो है 1 वीक के अंदर ही एलोकेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सबकी पूरे बैच की इकट्ठी नहीं होती।
उसकी रीजन ये है कि पूरे बैच में इतने सारे 15-16 लोग हों या 20-25 लोग हों, तो जाके वो फ्लोर्स के ऊपर लोग जब काम कर रहे होते हैं उनके साथ बैच को बिठा देंगे तो वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने अपना डेली का काम भी करना होता है और फिर एक बंदे को सिखाना भी होता है। एक बंदे नहीं, बहुत सारे बंदों को सिखाना भी होता है। तो उस तरह से फिर एचआर क्या करती है कि एलोकेट करती है जब, तो वो उसके अकॉर्डिंग के डेली का फ्लो भी नहीं डिस्टर्ब हो एम्प्लॉयज का, और आप लोगों को भी जो है वो सिखाया जाए, तो वो इस तरह से एलोकेट करती है। तो जाहिर है डेफिनेटली आपका जो है वो प्रैक्टिकल भी इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जो प्रैक्टिकल है, फर्ज करें कि कोई बंदा ऑनलाइन कर रहा है, तो वो ऑनलाइन उसकी इंटर्नशिप किस तरह से करके होगी? दूसरा ये कि इसमें जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, लाइक ईएचआर का आपने बताया, तो उसकी प्रैक्टिकल भी जो है ना वो इसमें इंक्लूड होगी? और अगर डिस्टेंस लर्निंग में अगर कोई कर रहा है तो उसका प्रैक्टिकल किस तरह से होगा? मीनवाइल ये कि डे में इसकी इंटर्नशिप होगी या इसकी, क्योंकि बिलिंग कंपनी जो है ना वो यूएसए टाइमिंग में ऑपरेट करती है, इसलिए इसमें भी बता दो। अच्छा, एक तो जो टाइमिंग होगी वो आपको उसकी एलोकेशन तो डेफिनेटली एचआर ही कर सकती है अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि यूएस टाइमिंग में नाइट में ही ऑपरेट हो रही होती है, हाइब्रिड के अंदर मॉर्निंग के अंदर भी ऑपरेट होती है बिलिंग कंपनीज। हमारी भी मतलब हाइब्रिड के अंदर चल रही है। तो वो उसके अकॉर्डिंग मतलब 3 to 1 है ना, तो वो हाइब्रिड में आता है 3। और ज्यादातर इंटर्नशिप वालों को वो करते भी हैं शाम में, क्योंकि अपना इतना काम होता है कि किसी इंटर्नशिप वाले को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जहां तक आप डिस्टेंस लर्निंग वालों की बात कर रहे हैं, तो हम उनको ऐसा नहीं होता कि हैंड ऑन प्रैक्टिसेस करा सकते हैं ऑनलाइन। उसकी रीजन ये है कि जाहिर है जो हमारे पास हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं वो हमारे लाइव सॉफ्टवेयर होते हैं। उनके अंदर पेशेंट का डाटा सिक्योर होता है। हम किसी भी बंदे को ऐसे नहीं जाके किसी चीज की एक्सेस दे सकते जो कि घर बैठा हुआ है, उसको नहीं एक्सेस दी जा सकती। हाँ, हम उनको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की ट्यूटोरियल्स या वीडियोस या इस तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं जहां से वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर्स पे एक्सेस दे दें, तो ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग हिपा को बिल्कुल ही वायलेट नहीं कर सकते, कोई भी वायलेट नहीं कर सकती बिलिंग कंपनी। रिमोट बेस्ड जितनी भी कंपनीज अगर काम कर रही हैं, करती हैं, रिमोट बेस्ड कंपनीज काम कर रही होती हैं, तो वो बाकायदा उनके इतने स्ट्रांग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि किसी भी ब्रीच की सूरत में, वायलेशंस की सूरत के अंदर काफी जो है बड़ी किस्म की पेनल्टीज जो है वो चार्ज की जाती हैं। तो रिमोट बेस्ड काम होता है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग इस तरह से लाइव सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेस नहीं दे सकते किसी भी कोई बंदा जो डिस्टेंस डिस्टेंस वाला है। दूसरी बात है कि घर से वो सीखना भी इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है एक एक फ्रेशर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो घर से चीजें सीखे, बनिस्बत इसके कि वो आके उस एक एक इन्वायरमेंट में आके चीजें सीख रहा, एक बंदे से सीख रहा है, वहां पे बैठे हुए 10 लोग हो रहे, 10, एक बंदा अगर बिजी है तो दूसरे बंदे से वो हेल्प ले सकता है, तो वहां पे उसके पास लर्निंग बहुत अच्छी होगी बनिस्बत इसकी कि वो घर बैठ के अकेला करे। एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके लिए घर बैठ के काम करना मुश्किल नहीं है, उसके लिए बहुत ईजी है कि वो घर बैठ के अपना लैपटॉप ले और घर के किसी कोने में बैठ के काम कर रहा हो तो स्मूथली काम कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी जो है रिमोट बेस्ड चीजों को पहले 6 महीने तक बिल्कुल प्रेफर ना करें। अच्छा अच्छा, मुझे ना ये बात समझ में आ गई, लेकिन इसका एक फर्दर जो है ना मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर लेट्स से कि अगर कोई पिलर हीपा कंप्लाइंट है, और वो ऑलरेडी मतलब पहले से वो उसने हीपा की जो है ना वो सर्टिफिकेशन की हुई है, और लेटर ऑन वो जो है ना एक्सपीरियंस के बाद रिमोट जॉब करना चाहता है, तो इस तरह की जॉब उसको मिल जाती है? कंपनीज प्रेफर करती हैं ऐसे लोगों को जिनके पास हिप्पा की सर्टिफिकेशन हो। हिप्पा कंप्लाइंट का मतलब है कि हिप्पा के थ्रू ही हिप्पा की सर्टिफिकेशन की हुई हो। जो हम लोग कहते हैं ना छोटी मोटी, हमने कंपनियों से जाके लाइक यहाँ पे, यहाँ बेस्ड जो कंपनीज जो हम हिप्पा की सर्टिफिकेशन इंटरनल करा रही हैं कंपनीज की, दिस इज नॉट द हिप्पा सर्टिफिकेशन। ये एक बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी ने किसी ने करा दिया है, कोई टेस्ट ले लिया, एग्जाम कर लिया, वो सर्टिफिकेशन बता दिया, वो हिप्पा सर्टिफिकेशन नहीं हो। हिप्पा की सर्टिफिकेशन हिप्पा की ट्रेनिंग के बाद ही हिप्पा की सर्टिफिकेशन होती है। $29 थी मेरे हाथ से पिछले साल उसकी फीस थी, अभी शायद आगे पीछे इतनी होगी, वैसे इतना बढ़ती नहीं होती, कम नहीं, हमारे ही पैसे कम होते रहते हैं, उनकी तो कांस्टेंट ही रह रही होती है। तो वो सर्टिफिकेशन होने के बाद ये होता है कि वो थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी रिसोर्स होता है। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस खुद नहीं है बिलिंग के अंदर, तो डेफिनेटली उसको जो है कंपनी रिमोट बेस्ड जॉब नहीं देगी। अगर उसकी अपनी बिलिंग में 6 महीने कोई एक्सपीरियंस हो गया है तो फिर जाहिर है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली हैंडल करनी होती है ना चीजें जब हम रिमोट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। तो रिमोट बेस्ड में हम लोग अपने सीनियर्स को बार बार जो है थ्रू जो है
एनीडेस्क या स्काइप या ये इस तरह की कम्युनिकेटर्स के थ्रू बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो अपना काम कर रहे होते, हम अपना काम कर रहे थे, हमारी शेडोइंग नहीं हो रही होती। जब हम लोग कहीं पे बैठ के जो है वो ऑन साइड जॉब कर रहे होते हैं, तो हमारे पास शेडोइंग होती है प्रॉपर, हमारे हमारे सीनियर्स हमारे सर पे बैठे हुए होते हैं, तो चीजें जो है प्रॉपरली हो जाती हैं। तो इसलिए जो है वो कंपनीज जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर करती हैं रिमोट बेस्ड जॉब के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, 2 मिनट ही रह गए हैं ये अच्छा। जूम सेशन। हाँ जी अच्छा जी। जी मुझे जी, बस मेरा एक और क्वेश्चन है कि इस ट्रेनिंग के बाद अगर एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए जाए और फिर इंटर्नशिप में भी आप बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म करें, तो क्या उसके बाद यही रेनो मेडिकल भी जॉब ऑफर कर देते हैं, या राइनो हमेशा पॉसिबिलिटी जो है? है एम्प्लॉय, अगर कोई भी उनकी पोजीशंस, वेकेंट पोजीशंस के ऊपर प्रेफर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ही करते हैं, क्योंकि उनको हमने ट्रेन किया होता है तो हमें दोबारा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपने बैचेस में से ही प्रेफर करते हैं। जैसे जैसे हमारी पोजीशंस ओपन होती जाती हैं तो हम अपने बैचेस में से ही स्टूडेंट्स को लेते हैं। और प्रीवियसली हमारे बैच में से मोस्टली लोगों को हम लोगों ने इकमेडिएट किया, और कुछ लोगों को हमारी एचआर काफी इस चीज में भी एक्टिव है कि कुछ लोग जिनको खुद नहीं रिकमेंड करते डिफरेंट कंपनीज में, क्योंकि रेफरेंसेस होते हैं तो वो डिफरेंट कंपनीज में भी वो भेज देती हैं, उनके रेफरेंस के थ्रू जो है वो जॉब्स हो जाती हैं। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है कि लाइक 90 से 95% जो है हमारे हमारे बच्चों के, हमारे बैचेस के बच्चों की जो है जॉब रेशो है, जो करना चाह रहे थे उन्होंने तो की है। जी मिस, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज काइंडली बता दीजिएगा, इसमें सैलरी ग्रोथ मतलब अगर 6 महीने या साल के बाद मतलब किस तरह, क्या क्या सैलरी स्कोप है इसका? सैलरीज का ये होता है कि फ्रेशर्स को कंपनी जो नॉर्मली अभी जो चल रहा है स्केल डिफरेंट है, लेकिन लाइक 30 से 35 स्टार्ट में होती है। उनके बोनसेस भी लाइक प्रोबेशन खत्म होने के बाद 5,000 के इंक्रीमेंट्स लग जाएंगे, बोनसेस वगैरह मिला जुला के तो राउंड अबाउट 45-50 तक पहुंच जाता है एक बंदा शुरू में, इनिशियल फ्रेशर का कह रही हूँ।